बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसफ़ा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। हालिया दिनों में नाज़रीन बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, और ख़ास करके अरब दुनिया के अंदर अमरीका, अरब ममालिक मुआहदा, उसके बाद हमास के साथ बातचीत। इस वक्त सिनेरियो के ऊपर यानी ग्लोबल इश्यूज़ के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस है और लोग देख रहे हैं। आज 7 अक्टूबर है और 7 अक्टूबर को 2 साल मुकम्मल हो गए गज़ा के ऊपर जो जुल्म और सितम और जो हमले जारी हैं इज़राइल की जो जारियत है उसको 2 साल मुकम्मल हुए हैं। इन 2 सालों में गज़ा नहीं रहा, एक कब्रिस्तान बन गया और वो भी उजड़ा हुआ वीरान कब्रिस्तान। इस कब्रिस्तान की भी बहुत कहानी है, लेकिन असल जो है वो देखना ये है कि इन 2 सालों में मुस्लिम उम्मा ने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, क्या कुछ पाया भी, खोया ही खोया है। इस अमन मुआहदे की क्या असरात हैं, इससे पूरे इलाके, ख़ित्ते, पाकिस्तान, इस सब के ऊपर क्या असरात होंगे। ख़ास करके इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान का बड़ा जिक्र हो रहा है, बार बार जिक्र हो रहा है, वो क्या है। हिंदुस्तान की ताज़ा धमकियाँ जो कि पाकिस्तान को दी गई हैं, और सिर्फ आर्मी चीफ़ नहीं, वज़ीर आज़म उनके वज़ीर दिफा पे दर पे पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहे हैं। होने क्या जा रहा है? क्या एक और एडवेंचर करने की सोच रहा है हिंदुस्तान? अगर ऐसा है तो फिर क्या हो सकता है? ये बहुत अहम सवालात हैं जिसके ऊपर हमने बात करनी है। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात आर्जी हैं, मुस्तकिल हैं, ये चंद दिनों के लिए हैं, या ट्रंप साहब का रवैया जो है बदल सकता है, उनका मूड तब्दील हो सकता है, उनके बहुत सारे जो बयानात हैं वो बदल सकते हैं। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके पाकिस्तान के ऊपर जो मुस्तकिल और मुख्तलिफ़ किस्म के माशी दबाव हैं उनका क्या इसके साथ ताल्लुक़ है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की महाजर आई, ये एक नूरा कुश्ती है या वाकई दोनों के अंदर इख्तलाफात इस कदर हैं कि सदर पाकिस्तान ने मोहसिन नकवी साहब को ये टास्क दिया है कि वो इख्तलाफात को कम करे। मोहसिन नकवी साहब को ही क्यों टास्क दिया है और होने क्या जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देख रही है पीपल्स पार्टी की जानिब और ऑफ़र भी कर रही है कि वो किसी नए अदम एतमाद के मामले के ऊपर उनके साथ खड़े हो सकते हैं या नहीं। बहुत सारे मौज़ूआत हैं, लेकिन शख्सियत एक ही हैं और वो हमारे बहुत पसंद, बहुत मोहतरम, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम जी, और वेलकम बैक। और मज़ा आता है आपके प्रोग्राम सुनने का, देखने का। सर बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में पहली बार आए हैं हमारे पास। इट्स अ प्लेजर जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर आपके साथ। तो थैंक यू सो मच। ये खुसूसी निशिस्त आपके साथ इसीलिए रखी है। 20 साल पहले भी होती थी, अब भी होती है। बिल्कुल। तो सर पहले तो 2 साल मुकम्मल हो गए। You were the first to go and cover war correspondent. And you helped me a lot. जी, मुझे याद है कि फर्स्ट मुस्लिम फीमेल वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट जंग के महाज में आप गई थी, और आपने मुझे गाइड भी बहुत किया था। तो बहुत शुक्रिया सर। मैं असल में चाह रही हूँ कि ये 2 साल मुकम्मल हो गए और आप स्कॉलर भी हैं, आपकी नज़र भी है इन सारे मामलात के ऊपर। क्या देख रहे हैं आप 2 साल में क्या हुआ है इस पूरे महाज के ऊपर, इसराइल के? और बिल्कुल 2 साल पूरे हो गए। पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ फ़लस्तीनी मुजाहिदीन को, बच्चे, बच्चियाँ, ख़वातीन, मर्द जिन्होंने जुल्म सहा है, जिन्होंने शहादतें दी हैं। और जब ये शुरू हुआ था सिलसिला 7 तूफ़ान अल-अक्सा 7 अक्टूबर को, तो एक बड़ा तकब्बर वाला वॉर क्रिमिनल है नेतन्याहू ने कहा था कि मेरा एक मकसद है इस जंग का, कि मैं हमास को सफ़ाए हस्ती से मिटा दूँ, और ये मेरा एक टारगेट है 2 साल पहले। अल्लाह की शान देखें कि आज इजराइल और हमास के मुज़ाकरात हो रहे हैं। जी, कल एक राउंड हुआ है और अमेरिका की सरपरस्ती में हो रहे हैं, और सदर डोनाल्ड ट्रंप हमास का ट्वीट रीट्वीट कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने जेल की बात भी की है, जिसमें उन्होंने ज़ायनिस्ट ऑक्यूपेशन की बात भी की है, और जेडी वैंस ने भी रीट्वीट किया है। वो एग्जैक्टली वो जो पूरा आप देखें आसमा साहिबा के 7 अक्टूबर से पहले क्या नक्शा था, थोड़ा सा मुख्तसर है देखने। मीटिंग हुई दिल्ली में 22 सितंबर को, बाइडन और मोदी ने अनाउंस किया कि एक नया कॉरिडोर बन रहा है, इजराइल इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर, आईमैक जी, जो सीपैक को और चाइनीज कॉरिडोर को काउंटर करेगा। ठीक है जी। 24 सितंबर को नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में नक्शा दिखाया, द न्यू मिडल ईस्ट, जिसमें फलस्तीन का कोई जिक्र नहीं। ठीक है जी, ग्रेटर इजराइल पूरा मैप दिखाया, बड़े कि देखें जी ये है, फलस्तीन का तो है ही नहीं था ना। और 28 सितंबर को मुझे याद है
امریکہ کے اس وقت کے قومی سلامتی کے مشیر تھے جیک سلیون، انہوں نے کہا کہ جتنا پرسکون مشرقی وسطی اس وقت ہے تاریخ میں نہیں ہوا، بالکل سب خیریت ہے، سب اچھا ہے، اور خیال تھا کہ ابراہیم اکارڈز آ رہے ہیں، اب لمبی لائن لگ جائے گی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی، اور کسی نے فلسطین کا ذکر نہیں کیا۔ 2 سال بعد پیلسٹائن ایشو از پیراماؤنٹ، ایون ٹرمپ مان رہا ہے پوائنٹ نمبر 19 میں کہ فلسطین کا حق خود ارادیت ہو، ایک ریاست بننی چاہیے، ٹائم نہیں دیا لیکن اصول کیا ہے۔ سعودی عربیہ نے بھی کہا ہے، پاکستان جتنے بھی ملک ہیں کہ ہم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ابراہیم اکارڈز کا، وہ بات چھوڑیں، ابھی تو ایشو امیجیٹ ہے کہ قتل عام کا خاتمہ ہو، جو زندہ رہنے کا حق ہے وہ تو اب دینا، ریاست اس کے بعد بنتی ہے، اور ابھی یہ بھی ہو گیا کہ اینیکسیشن نہیں ہوگی، آکوپیشن نہیں ہوگی، تو ایک مشرقی وسطی کا پورا نقشہ تبدیل ہو گیا، اور اس میں 2-3 جنگیں بھی ہوئی ہیں۔ پاکستان نے ہندوستان کو ہرایا ہے، ہندوستان کے پیچھے کون؟ اسرائیل تھا۔ ایران نے اسرائیل کو ہرایا ہے، اس کے پیچھے ہندوستان تھا، تو ایک سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو گیا۔ تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پورا سینیریو ہے جو کہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ حماس کے ساتھ اب بات چیت ہو رہی ہے، جس کو کہ انہوں نے کہیں کبھی شامل ہی نہیں کیا تھا، تو اس میں پایا کیا ہے اور کھویا بھی کچھ ہوگا؟ اس کے اوپر بھی میں دیکھ رہی تھی آپ نے بڑا اچھا اس کے اوپر انالیسس لکھا ہوا تھا۔ جی، جو کھویا ہے وہ تو جانیں جو ضائع ہوئی، جو ظلم ہوا ہے، جو بربریت ہوئی ہے، جو لائیو جینوسائیڈ ہسٹری میں ہوا ہے، بہت جو برٹش فگرز ہیں، میں 2,86,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، جس میں جو فیمن سے بھی، جو قتل عام سے بھی، جو ہاسپٹل میں بھی ہوئے ہیں، ٹوٹل فگرز، اور ہر ایک گھنٹے میں پچھلے 2 سالوں میں ایک بچہ شہید ہوئے، تو یہ انسانی جانیں، ہیومن لاسز اور تباہی جو ہوئی ہے وہ کھویا ہے، لیکن جو سیاسی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ پیلسٹائن کاز زندہ ہو گیا، اور پیرلل اسرائیل اور حماس اب جو ہے وہ ایک جگہ کھڑے ہو گئے۔ اور ایک اور چیز بہت بڑی ہوئی، آپ خود ابھی یورپ سے ہو کے آئی ہیں، میں بھی پچھلے دنوں گیا ہوا تھا، مغربی رائے تبدیل بدل گئی ہے، بالکل، یہ بہت بڑی بات۔ آپ دیکھیں کہ ایمسٹرڈیم میں 3 لاکھ لوگوں کا نکلنا اسرائیل کے خلاف، بالکل، تل ابیب میں بھی 2 لاکھ لوگ نکلے، واشنگٹن، لنڈن، پیرس، برلن، میڈرڈ، سڈنی میں 2 لاکھ لوگ نکلے تھے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ مغربی رائے تبدیل ہوئی ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں اسٹوڈنٹ تھا امریکہ میں، جارج ٹاؤن میں، تو یاسر عرفات صاحب آئے تو ایک امریکن پروفیسر تھا پیلسٹینین، ایڈورڈ سعید، بڑا مشہور تھا، اس نے کہا تھا عرفات صاحب کو کہ جس دن مغربی رائے تبدیل ہوئی بشمول امریکہ، اس دن آپ اپنے مقاصد کے قریب پہنچیں گے، وہ دن آج آ گیا ہے۔ لیکن مشاہد صاحب، اس پورے 2 سال میں لبنان میں حزب اللہ کو بہت نقصان پہنچا، ایران کے اندر اسماعیل ہانیہ اور حماس کی ٹاپ لیڈرشپ کو شہید کیا گیا، آپ دیکھیں کہ پورے ریجن کے اندر سیریا پہ اٹیکس کر رہا ہے اسرائیل، سیریا، یمن، قطر، 6 ممالک پر حملہ کیا جی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کی بھی کوئی گریٹر اسرائیل کی جو خواہش ہے وہ اس معاہدے یا اس بات چیت سے وہ دم توڑ جائے گی یا وہ مزید بڑھے گی؟ ابھی دیکھیں نا، گریٹر اسرائیل کا تو 2 ممالک ہیں جو توسیع پسند ہیں، ایک ہمارے پڑوس میں ہندوستان جو اکھنڈ بھارت کی بات کرتا ہے، ہندوتوا سوچ کی، اور اکھنڈ بھارت کا نقشہ بھی انہوں نے چپکا دیا ہے لوک سبھا میں، جس میں پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، تاجکستان، میانمار شامل ہیں۔ ان کا پلان ہے، جو ان کی زبان میں یدش میں کہتے ہیں ایرٹس اسرائیل، گریٹر اسرائیل، یہ جو آپ بات کریں، جس میں خدا نخواستہ مکہ کا بھی ذکر ہے، تو اس حوالے سے ان کا سوچ تو یہ تھی، اور اب تو وہ جان بچائے اپنی نیتن یاہو کہ وہ جیل جانے سے کیسے بچے گا، یا تو جیل جائے گا اسرائیل کا، یا ہتھکڑی لگ کے اس کو ہیگ لے جانا پڑے گا، کیونکہ از اے وار کرمنل، تو وہ محض ٹرمپ شاید گارنٹی دے دے گا ان کی حفاظت کے لیے، لیکن یہ ایبسولوٹلی گریٹر اسرائیل کا پلان نہیں ہو سکا۔ دوسری بات ہے کہ جو ابراہیم اکارڈز جس کا خیال تھا ایک لائن لگے گی، میرا صرف ایک تھوڑا سا ہے شک ایڈ کرنی چاہیے، میرا تجویز ہوگی کہ ٹرمپ کے 3 سال ہیں، وہ گارنٹر ہیں، اس کے بعد تو وہ صدر نہیں ہوں گے نا۔ ہم جو 8 مسلم ممالک ہیں وہ ان سے یہ یقین دہانی کروا لیں کہ 2028 سے پہلے فلسطینی ریاست کا قیام جس کا کیپٹل یروشلم ہو، یہ ضروری ہے۔
और ये टाइम लाइन देना पड़ेगा। ये हो पाएगा क्योंकि जाहिर है कि यरूशलेम की ही तो जंग है जो कि इस वक्त जारी है। तो आप कोशिश करते हैं ये हो पाएगा। मुमकिन था कि खलील अल हया नेगोशिएट करेगा, जिनके बेटे को शहीद किया, जो सारा किया, तो वो अल्लाह ताला का अपना निज़ाम है, दुनिया का अपना निज़ाम है। और इस पे आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? जाहिर है कि अभी बहुत जिक्र रहा पाकिस्तान जो है वो 20 नुकात के हवाले से भी देखें, ट्रंप के साथ जो 8 मुल्क मिले उनसे भी, उनमें भी पाकिस्तान शरीक था, तो कहाँ भाई अल्लाह ताला का बड़ा फजल है कि आप 5 मुख्तलिफ कैपिटल्स देखें, रियाद, तेहरान, बीजिंग, मॉस्को, वाशिंगटन। बैक वक्त हमारा इन 5 कैपिटल्स में एक इम्पैक्ट है, एक असर है, एक मुकाम है और एक रसाई है। रैबर हों सैयद आयतुल्लाह उज़्मा खामनई साहब, या MBS हों सऊदी अरेबिया के रहनुमा, या सदर डोनाल्ड ट्रंप हों, या शी जिनपिंग हों, या पुतिन हो, सब पाकिस्तान की तरफ इज्जत की निगाह से देख रहे हैं और पाकिस्तान का एक नया मुकाम पैदा हुआ है एज अ मेजर मुस्लिम मिडल पावर, जो अपने खित्ते में, और अब तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ द ग्रेटर मिडल ईस्ट, जो सऊदी अरेबिया मुआहदे के बाद उनकी हिफाजत की भी बात अब सिक्योरिटी। ये पैराडाइम शिफ्ट नहीं है कि पाकिस्तान जो कि अलाइंड विद अफगानिस्तान एंड हिंदुस्तान था, अब वो थोड़ा अब वो मिडिल ईस्ट की तरफ ज्यादा। बड़ा सही लफ्ज इस्तेमाल किया, पैराडाइम शिफ्ट। इसकी एक वजह यह भी हुई है, हमने शुक्र है ये अफगानिस्तान का जो बोझ रखा हुआ था एक गलत और नाकस अफगान पॉलिसी में, वो हमें नीचे धकेल रहा था। 30 सालों से हम क्या करते रहे, अफगान वॉर, अफगान जिहाद, अफगान दिस, उसको लेके आओ, उसको लेके आओ, उसको बैठाओ, हमारा बंदा आएगा। तबाही हुई है हमारे लिए, नुकसान पहुंचा हमें। शुक्र है उसमें जान छुड़ाई। अब जो अफगानिस्तान जाने उनके काम जाने, हमारा ताल्लुक नहीं है उनसे इंटरफेयर करने का, क्या करने का, लेकिन उससे ही हुआ कि हमें आज़ादी मिल गई, हमारा एक रोल उभरा। और वो जो पैराडाइम शिफ्ट ये हुआ है कि पहली दफा मिडल ईस्ट में 50 साल के बाद, भुट्टो साहब के जमाने में था, 73 वॉर में भी हमने हिस्सा लिया था, लोग देख रहे हैं हमारी तरफ कि पाकिस्तान में जान है यार, ये तो बड़े दबंग लोग हैं, दे कैन बी द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, क्योंकि अमेरिका से उनका इतमाद उठ गया है। कतर के बाद फिर सऊदी अरेबिया से भी जो उनके वादे थे पूरे नहीं हुए, तो ये एक वाकई। तो आपको लगता है कि जो गाजा अमन मुआहदा है उसके अंदर जो पीस कीपिंग फोर्सेज होंगी उसमें पाकिस्तान का किरदार हो? मेरे ख्याल में बिल्कुल वी शुड वेलकम दैट, जिसमें उन्होंने कहते हैं कि नॉन अरब मुस्लिम फोर्स, पाकिस्तान भी है, इंडोनेशिया भी है, टर्की भी है। देखें जी, अगर गाजा के लोग बाहर निकलेंगे और पाकिस्तानी को देखेंगे तो कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, कम से कम वो गोली तो नहीं मारेगा, उनको तंग तो नहीं करेगा। कितनी बड़ी तब्दीली होगी, इट विल बी अ सी चेंज कि वो मुसलमान पीस कीपिंग फोर्स है और हमें उनको वेलकम करना चाहिए और हमें उसका शामिल होना चाहिए। और हमास का इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल होगा, क्योंकि माइनस हमास है इस वक्त जो चल रहा है। माइनस हमास कैसे, माइनस आप कैसे नहीं कर सकते? हमारे यहाँ कई फार्मूले आए -1 के, सब फेल हो गए। माइनस साइनस कैसे नहीं कर सकते? वो दुनिया का अपना निजाम है। माइनस आप खत्म करें ना हमास को, नहीं खत्म कर सके। जो काम आप जंग में नहीं खत्म कर सके, आप चाहते हैं कॉन्फ्रेंस टेबल में खत्म करें, वो कैसे मुमकिन? हमास इज अ प्लेयर, हमास से तो आप बात कर रहे हैं। अभी तक हमास ने हॉस्टेजेस पकड़े हुए हैं जनाब। लेकिन इस पूरे उसमें चूंकि आपकी और हमास, एक चीज मैं खुद वाज़ेह कर दूं आसमा साहिबा, दे आर अ सियासी तंजीम, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड 2006 के इलेक्शन में। आपको याद होगा, आप तो इतनी सीनियर रिपोर्टर हैं कि 2006 में मुशर्रफ साहब का दौर था, शौकत अजीज प्राइम मिनिस्टर था, उसका मैं चेयरमैन था खारजा अमूर कमेटी। मैंने हमास के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया था, महमूद जहार साहब को, पार्लियामेंट में खिताब किया था, और हमने सबसे पहले उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दी। बिल्कुल, पाकिस्तान ने उसमें काफी रोल। तो हमारा फलस्तीन के साथ बड़ा पुराना रिश्ता है, पाकिस्तान का और पार्लियामेंट का और सबका। लेकिन ये जो शकूक शुबहात हैं कि पाकिस्तान जो है, जाहिर है आपने कहा अब्राहम एकॉर्ड तो अब गया, उसके अंदर तो अब कोई मुल्क जो है एटलीस्ट जिन्होंने किया वो तो अलग है, लेकिन और नए लोगों के रियाद भी करने वाला था, मगर अब नहीं करेगा। और जाहिर है कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की ये जो शकूक शुबहात है कि इजराइल को तस्लीम करना है या क्या, ये लोगों की वैसे ख्वाहिशात हैं, कुछ लॉबी भी है इजराइल के, कुछ लोग नादान दोस्तों के, सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान के लिए तो वी आर वेरी क्लियर ऑन दैट। हमारा देखें जी, पैलेस्टाइन और कश्मीर हमारे DNA का हिस्सा है और हम सरफेस में खड़े हैं उनके साथ। और दोनों की एक तरह से एक कायदे-आज़म ने कायदे-आज़म की पॉलिसी 2 इश्यूज पर थी बिफोर, आपने बिल्कुल सही फरमाया, कश्मीर एंड पैलेस्टाइन, और दोनों UN रेजोल्यूशन के हवाले से हैं, दोनों जायज़ हैं मज़ाहमत, और दोनों में 2 काबिज़ फौज हैं, एक हिंदुस्तान की और एक इजराइल की। लेकिन वही 2 रियासती फार्मूला अगर वहां पे हो जाता है तो फिर एक रास्ता हमवार होगा कि कश्मीर के अंदर भी उस तरह का सेटलमेंट हो। मतलब है कि हम कहते हैं स्टेटस को तो खत्म करो ना। स्टेटस को का मतलब है इधर हिंदुस्तान के कब्जे का खात्मा, उधर इजराइल के कब्जे का खात्मा, और इजराइल के कब्जे का खात्मा तो वो तस्लीम कर लिया ट्रंप ने।
बिल्कुल। उसने कहा नो एनेक्सेशन नो ऑक्यूपेशन। अब आज़ाद कश्मीर पे भी मैंने आना है, जो कि उनका विश्वा गुरु ने सोचा है, उनके विश्वा गुरु ने, लेकिन आरएसएस के, मगर पहले ईरान, ये आरएसएस की 100th एनिवर्सरी भी है, एग्जैक्टली, और उसी के तंजीम है वो जी, और उसके विश्वा गुरु जो है वो जनाब नरेंद्र मोदी है, जिनके अपने डिजाइन्स हैं। बिल्कुल वो है। लेकिन मुशाहिद साहब, ईरान खामोश है, इसके ऊपर कुछ बताइए कि क्या, क्यों खामोश है? आपको लगता है कि वो रजामंद है, वो हमास के इसके साथ हैं? देखें, ईरान ने बड़ा एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया है, और ईरान ने इस पर, उन्होंने ये ईरान का मौक़िफ़, खामोशी इसलिए मसलत आमेज़ है, वो चाहते तो है कि फ़ौरन सारा चीज़ करे, क्योंकि ट्रंप ने शुरू किया है। उन 8 ममालिक में ईरान तो नहीं, तो ज़ाहिर है क्योंकि उनके इस वक्त इख्तलाफात है अमेरिका से, लेकिन ईरान जो है मुस्लिम कंसेंसस के साथ जा रहा है, क्योंकि उन्होंने मुखालफत नहीं की बराह रास्त, उन्होंने खामोशी इख्तियार की और अपना मौक़िफ़ पेश किया। तो ईरान को भी पता है कि ये इन 8 ममालिक में 2 ममालिक ऐसे हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, जिन्होंने ईरान का खुल के साथ दिया है। और बल्कि आपको खबर देता जाऊं कि अगले हफ्ते ईरान के कौमी सलामती के मशीर अली लारिजानी साहब पाकिस्तान आ रहे हैं। अच्छा, यस, बड़े हाई लेवल डिस्कशन, जिनका रियाद में भी राब्ता हुआ इस डील, पाकिस्तान डील तो से ये आप बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि अली लारिजानी साहब इंशाल्लाह अगले हफ्ते इस्लामाबाद तशरीफ ला रहे हैं, और शायद आपकी हमारी मुलाकात भी उनसे होगी। ये तो बड़ी डेवलपमेंट, हाँ, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो वो अभी सऊदी अरेबिया से उनका राब्ता हुआ है, आपको इस डील से पहले, जो पाकिस्तान और सऊदी अरब डील, तो इसलिए इसका मतलब है कि जो ईरान को इन द लूप है, ईरान को हमने ऑन बोर्ड लिया हुआ है। हमसे मुराद है मुस्लिम दुनिया के, चाहे सऊदी अरेबिया हो या पाकिस्तान। तो अभी ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की डील है, इसके अंदर भी और मुल्क आपको लगता है कि शामिल हो सकते हैं? कुछ लोगों ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, क्या ईरान भी उसका हिस्सा बन सकता है अभी? देखें जी, ईरान ने तो ओपनली वेलकम किया। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान साहब ने जो तकरीर की थी UN जनरल असेंबली में, उन्होंने कहा है कि ये एक बुनियाद बन सकती है मुसलमान दुनिया के अंदर दिफाई ताउन की। बड़ी अच्छी बात की थी और मुस्बत बात की थी, तो मैं समझता हूँ हमें वेलकम करना चाहिए। और आपको याद होगा कि 2022 का जो कतर में वर्ल्ड कप हुआ, उसकी सिक्योरिटी तो पाकिस्तान आर्मी ने दी थी जी, वो भी जी, और उससे पहले भी हमारा सिक्योरिटी ट्रेनिंग का सबसे रिश्ता है, तो हमारे दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं। वी आर रेडी, बिकॉज हमारा एक पैन इस्लामिक सोच भी रही है और है, चाहे भुट्टो साहब हों या फौजी हुकूमत हो या जो भी हो, पाकिस्तानी कौम, बहसियत कौम की एक सोच है कि मुस्लिम बरादरान का हमने साथ देना है, मजलूम मुसलमानों का। बोस्निया का हमने दिया था, अफगान का दिया था, फ़लस्तीन का तो हमेशा से दिया है, कश्मीर तो हमारा हिस्सा है, दिल का बल्कि जिगर का। तो आपको अभी हिंदुस्तान की तरफ आते हैं, क्योंकि जाहिर है कि अब नई धमकियां आ रही हैं, नए इलेक्शन भी है, कुछ वहाँ तनाव भी है, तो कोई ना कोई तकलीफ रहती है सर आजकल। लेकिन आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान पर फिर हमला कर सकता है? मुझे नहीं लगता। अच्छा जी, एक बड़ा क्लियर हुआ है चीज़, उसमें हिंदुस्तान को मार पड़ी है वाज़े तौर पर। अब दूसरी बात है कि हिंदुस्तान की पहले पुश्त बनाई एक ज़माने में करता था अमेरिका, फिर दूसरा था कि इस खत्ते में भी इंडिया आइसोलेटेड है। और मैं समझता हूँ कि मोदी की सियासी मौत हो चुकी है इसके बाद। एक अंग्रेजी में कहते हैं पोस्चरिंग होती है, एक होती है पॉलिसी। पॉलिसी तो असल होती है, पोस्चरिंग होती है कि हम दिखावा, हमारे कल्चर में बहुत है कि लोग क्या कहेंगे, बेइज्जती बड़ी हुई है, हाउ विल आई शो माय फेस। तो वो उसको, उस खिदमत को मिटाने के लिए बॉलीवुड की फिल्में भी झूठी बनेगी और भी प्रोपेगेंडा होगा। लेकिन मेरा ख्याल में, मेरा जो मुशाहिदा है कि ऐसी मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उसका फिर नताइज वही होंगे जो पहलगाम में हुए के बाद हुए, पुलवामा के बाद हुए, कि हमने मुंह तोड़ जवाब देने टिका के, और फिर हिंदुस्तान कहाँ जाएगा। तो उस हवाले से हाँ, मोदी को तकलीफ गन जरूर करेगा, हाइब्रिड टेररिज्म, ये प्रॉक्सी वॉर, पाकिस्तान को डैमेज करना, पाकिस्तान को बदनाम करना, ये उनका कैंपेन चलता रहेगा इंटरनेशनल लेवल पर भी, चाहे बलूचिस्तान हो या जो इंतहा पसंद लोग हैं, ये अलहदगी पसंद, उनको ज़रा शह देने का वो करते रहेंगे काम। मैं जो कहता हूं कि जो डैमेज करेंगे, डिस्टेबलाइज करेंगे जरूर। प्रोपेगेंडा वॉरफेयर जो है, प्रोपेगेंडा वॉर, यस, वो नंबर 1 है उनका। खासकर हमारा जो इमेज खराब करने की कोशिश, आपको याद है फाटेफ को उन्होंने खुद कोशिश की डालने की, IMF हम गए तो उनका रोको ना तो वो पैसा, तो वो हर जगह जहां मुमकिन है वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को जाहिर है कि एक तो वो भी है, फिर अफगानिस्तान का भी थ्रेट है, और अफगानिस्तान से जो जाहिर है कि TTP या फितना अल ख्वारिज। और मुत्तकी साहब अभी जा रहे हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी है, वो अभी दिल्ली जा रहा है अगले हफ्ते।
جی اجازت مل گئی ہے اور 10 مئی کے بعد بھی ان کا ٹرپ شاید ہوا ہے ہونا تھا لیکن وہ کینسل ہو گیا تھا تو اب وہ جا رہے ہیں اور نائب ان کے مگر گئے تھے نائب گئے تھے تو اب وہ متقی خود جو وزیر خارجہ ہے افغانستان کا وہ جا رہا ہے اگلے ہفتے غالباً. تو یہ آپ کو کیسے اس ریجن میں اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان جو پاکستان اور افغانستان میں ایک تھوڑی بہت خلیج کہہ لیں یا اختلاف کہہ لیں جو ہمارا تو بڑا موضوع موقف ہے کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے اور یہی چیز چائنا بھی کہتا ہے ان کو, یہی چیز روس کہتا ہے, یہی چیز ایران بھی کہتا ہے. ان کے خلاف بھی تو جیش الادھا جند اللہ وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں نا افغانستان ٹیریٹری سے, تو وہ تو ہمارا جائز ہے مطالبہ, لیکن ہندوستان پھر اس بذریعہ افغانستان بھی گند کرنا چاہے گا. تو یہ بھی شوڈ بی کیئرفل. لیکن شاہد صاحب ابھی جیسے ظاہرہ آپ کے تو چائنا کے حوالے سے بھی آپ کا ایک بڑا کردار ہے پاکستان اور چائنا کے تعلقات کے اندر بھی, آپ کو لگتا ہے کہ چین جو ہے وہ منا سکے گا افغانستان کو TTA کو کہ وہ پاکستان کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہ کرے, یا وہ اس کو لیوریج کے طور پر استعمال کرتے رہیں گے اس دہشت گردی کو پاکستان کے لیے؟ سی پیک کا حصہ بن سکتے ہیں خاص طور پر؟ وہ افغانستان میں ایک عنصر ہے ان کی افغان طالبان حکومت میں جو سوچتا ہے کہ ہم اس کو ایک لیوریج استعمال کریں, ایک ہتھیار استعمال کریں, جو ایک بڑی شارٹ سائٹڈ پالیسی ہے. لیکن چائنا کی یہ کوشش ہے, انہوں نے ایک ٹرائلیٹرل کیا, ڈار صاحب بھی گئے تھے, آپ کو یاد ہے کابل میں ہوا پچھلے مہینے, پاکستان چائنا افغانستان یہ مل کے کچھ کریں. تو ان کی تو کوشش ہے, اور یاد رکھیں کہ چائنا کی انویسٹمنٹ اس وقت سب سے زیادہ ہے, $7 بلین ہے افغانستان میں, خاص کر مائننگ میں. تو چائنا کا بھی اپنا ایڈ کا لیوریج ہے, اور دوسرا لیوریج ہے UAE وغیرہ کا, قطر کا. تو ہمیں چاہیے کہ جو ڈپلومیٹک حوالے سے ایک ریجنل اپروچ کریں, علاقائی اپروچ. جتنے ممالک جو ان کے ہمسائے ہیں, ایران ہے, چائنا ہے, پاکستان تو ان کا ہے ہی ہے, تاجکستان, ترکمنستان, ازبیکستان, رشیا, اس میں امریکہ کو بھی شامل کریں کہ جناب یہ ان کو دباؤ ڈالیں کہ یہ کام سے روکا جائے. اور امریکہ ایک طرف تو پاکستان کے ساتھ اسی پہ, یعنی جو ISIS کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ISKP کے حوالے سے کہ ان کے کنسرنز ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ بھی بہت جڑے ہوئے ہیں, لیکن وہ افغانستان کو بھی اس طرح سے پریشرائز کرنے میں نہیں وہ انہوں نے افغانستان سے لائن کھول دی ہے, اور ابھی بھیجا تھا وہ ایڈم بولر کو اور ظالم خلیزات کو. بہانہ تو یہ تھا کہ اپنے ہاسٹیجز لے رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں کچھ اور گفتگو بھی ہوئی ہے, اور جو بیانات ہوئے ہیں انہوں نے طالبان حکومت کو مذمت نہیں کی, اور میں لگتا ہے کہ وہ ایک لائن کھولی ہوئی ہے انہوں نے ان کے ساتھ بھی کہ افغانستان کے ساتھ بھی کوئی راستہ نکلا ہے امریکہ کے لیے. تو نکل آئے گا ان کے لیے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اجازت دے دیں گے جیسے بگرام ایئر بیس کی بات؟ وہ تو ممکن نہیں ہے دوبارہ سے بگرام کے لیے, ممکن نہیں. اور ابھی جو میٹنگ بھی ہوئی ہے اس میں چائنا رشیا بھی بڑی سخت مخالفت کر رہے ہیں, اور وہ کسی کے مفاد میں نہیں, نہ ہمارے مفاد میں نہ ایران کے مفاد میں. الٹیمیٹلی باگرام میں بیس بنا تو وہ نظر کس پر رکھے گا؟ پاکستان پر, چائنا پر, ایران پر, امریکہ جو ہے. اگر امریکی بیس واپس, تو کہا بھی ہے کہ 100 میل کے فاصلے پہ ہے, چائنیز نیوکلیئر ٹیسٹنگ سائٹ ہے, تو وہ ہمارے کسی کے مفاد میں نہیں. اور میرا نہیں خیال کہ افغان طالبان یہ دیں گے بیس واپس, وہ تو پھر امریکہ کی ریٹرن ہوگی نا واپس. اور یہ نہ بھولیں کہ امریکہ جانے سے پہلے 15 اگست 2021 کو $7 ارب کا اسلحہ چھوڑ کے گیا ہے. جی $7 بلین, جس کے وہ واپسی چاہتے ہیں. وہ ہمیں دے دیتے جانے سے پہلے تو اچھا ہو جاتا. وہ ان کو دے گئے جو ہمارے خلاف استعمال وہی ہو رہا ہے نا, نائٹ ویژن گوگلز اور یہ وہ, اور وہ خاص گنز جو ہیں, خاص کر کے جو KP میں جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس میں تو اسی کو استعمال کیا. تو وہ اگر نیت ٹھیک ہوتی ہے ان کی جانے سے پہلے تو کہتے ہیں پاکستان آپ نے بڑی ہیلپ کی ہے تو آپ ہی لے لیں یار, $1-2 بلین, $3 بلین. مگر شاہد صاحب بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا, آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ جو انسرجنسی ہے اور جہاں جس لیول پہ مدد کی جا رہی ہے سرحد پار سے, بھلے وہ ہندوستان ہو یا افغانستان ہو, یہ پاکستان کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے, اس کو کس طرح سے نمٹا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا اٹ از دا نمبر 1 ایشو ٹیررزم جو ہے, اور اس میں دیکھیں نا چائنیز انویسٹمنٹ بھی افیکٹڈ ہے. آپ کہتے ہیں امریکن انویسٹمنٹ, اگر خدا نہ خواستہ 2 چین کوئی اور چینی مارے گئے یا امریکی مارے گئے تو پھر کیا رہ جائے گا آپ کا؟ اس میں سمجھتا ہوں کہ وہ باہر سے سازش ضرور ہے, باہر سے پشت پناہی بھی ہے, لیکن کچھ ہماری کوتاہی بھی ہے. ہم سسٹم نہیں بنا سکے کمپریہنسو کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کا. ہم کہتے ہیں جی یہ لا اینڈ آرڈر ایشو یہ صوبوں کا ہے, صوبے کہتے ہیں یہ تو بین الاقوامی سازش ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ موثر, ایک زمانے میں نیکٹا بنا تھا, آپ کو یاد ہے, نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی, وہ بھی ناکارہ رہا. تو ایک
काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी बनाने की हालांकि 1973 के बाद अगर 14 नुकात के ऊपर किसी भी मुत्तफिक हुए थे सारी जमातें, तो वो नेक्टा ही था। नेक्टा ही था, पूरा याद है वो सारा सबने किया था उसके बाद एपीएस के वाकये के बाद, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। क्या उसमें क्या कमी आपको लग रही है कि कैसे की जा सकती थी और नहीं, प्रायोरिटी नहीं है या अहलियत नहीं है? प्रायोरिटी नहीं है, पॉलिटिकल विल नहीं है और थोड़ी सी नालायकी भी है। और पॉलिटिकल विल के बगैर तो ये मुमकिन नहीं है। पॉलिटिकल विल और नालायकी भी है, सिस्टम नहीं बना सके हम। अभी भी वक्त है सिस्टम बनाए। आप देखें ना, आपने एफसी को अब बना दिया फेडरल फोर्स जी अभी, और के हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में ले आया है। तो अगर वो आप काम कर सकते हैं, जो 100 साल से एक सूबे की फोर्स थी, फ्रंटियर कंस्टेबलरी की बात कर रहा हूँ मैं और फ्रंटियर कोर वगैरह, तो उस हवाले से व्हाट अबाउट काउंटर टेरर स्ट्रेटजी, इसमें क्या कबाहत है? एक हेडक्वार्टर्स इधर हो, सेंट्रल ऑफिस हो, मॉनिटर करें, जैसे ये वॉर रूम बन जाए और उसमें ब्लिंकिंग लाइट्स हो और इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन हो, तो ये डुएबल है। ये कुछ तो हुआ है जो एयरफोर्स की हद तक है, जी जी वो तो हुआ है, उनका तो मगर इसको बहुत ज्यादा एक्सपेंड करने की जरूरत है। टेररिज्म के हवाले से होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। मुशाहिद साहब, बड़े इंपॉर्टेंट और सवाल हैं, मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ। खास करके पसनी की जो अभी एयरबेस जो बेस है वहाँ पे, या जो उसके पोर्ट है, वो नई बनने के हवाले से एफटी की आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी, मैंने आपका तज्जिया पढ़ा भी उसके ऊपर, तो उस पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। इसके अलावा पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी एक छोटी सी ब्रेक। नाज़रीन, मुशाहिद साहब हमारे साथ हैं, आप कहीं जाइएगा मत। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे खुसूसी मेहमान हैं, उनसे हमारी खुसूसी नशिस्त जारी है, उनसे बात करते हैं। मुशाहिद साहब, पसनी की जो पोर्ट की बात हुई, एफटी ने कहा, गो के सिक्योरिटी जो इदारे हैं वो कह रहे हैं कि ये एक बिल्कुल एक बिजनेस के उसके ऊपर है, लेकिन बहरहाल एक प्रेजेंस बढ़ जाएगी। यानी गवादर के अंदर अगर चाइना की है तो पसनी भी है, ओमाड़ा भी है, ये फिर क्या हम मुख्तलिफ मुल्कों को देंगे? ये कैसे होगा? ये वैसे वो अगर जो भी आइडिया किसने भी दिया है, वो अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने वजाहत कर दी कि कोई ऐसी बात नहीं है। वो एक्सप्लोर किया किसी ने गैर रस्मी तरीके से, इनफॉर्मली परहैप्स निजी महफिल में, लेकिन इट्स अ सिली आइडिया, इट डजंट मेक सेंस। सिली आइडिया एट अ रॉन्ग टाइम। इस वक्त पूरा इलाका हिला हुआ है। पसनी 100 मील दूर है ईरान से, 70 मील दूर है गवादर से। गवादर जो है सीपैक का महवर है, सेंटर पीस ऑफ सीपैक इज गवादर पोर्ट, जो चीन ने बनाया है और चीन चला रहा है। तो आप अगर ये लाने के किसी को, अगर वैसे भी अगर इवन एज अ कमर्शियल प्रोपोजिशन, इट डजंट मेक सेंस। इसका मतलब है और इधर से शोरश बढ़ेगी और फिर टेररिज्म भी होगा और एक नया ग्रेट गेम अपने घर में लाएंगे, तो जो कि ऑलरेडी है, ऑलरेडी। तो इसलिए बेहतर है, अच्छी बात उधर ही दफन कर दिया गया आइडिया। इट डजंट मेक सेंस। अब प्रेसिडेंट ट्रंप के भी ऑफिस ने इनकार किया कि इस तरह की कोई चीज उनसे डिस्कस नहीं। अच्छी बात है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जो हमारे पास है, जैसे मैंने आपको बताया, हमारी अच्छी पोजीशन है माशाल्लाह इस खत्ते में, उसको अब कंसोलिडेट कर। और आपको फ्यूचर लगता है कि ये चाइना का ही फ्यूचर है इस वक्त? अब तो जाहिर है कि लोग कहते हैं बीबी मतलब वर्ल्ड पावर या जो है वो अमेरिका है, बट आपको लगता है कि अमेरिका यूनिपोलर वर्ल्ड तो खत्म हो रहा है ना जी, अब मल्टीपोलर वर्ल्ड आ गया। और एक चीज बी वेरी क्लियर, ये मगरिब का और अमेरिका का अब जवाल आ रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये अमेरिकन सिस्टम के नुमाइंदे नहीं है, ये अपने नुमाइंदे हैं। अमेरिकन जो एस्टेब्लिशमेंट है, अमेरिका की डीप स्टेट है, वो अलहदा कर दें आप जरा। तो आपके पास 3 साल हैं, 3 साल का और टेन्योर है ना इनका, क्योंकि ये रिन्यूएबल नहीं है, अनलेस के सुप्रीम कोर्ट से कुछ करवा लें वो। तो उस हवाले से हमें एक स्ट्रेटेजिक स्पेस मिली है, हमारे से ताउन हो रहा है। और ट्रंप का इंटरेस्ट 3 है, 3 C's आई कॉल इट: क्रिप्टो, क्रिटिकल मिनरल्स, काउंटर टेररिज्म। तो ठीक है, बड़ा अच्छा है, आप वो करें। और एक इक्तिसादी एजेंडा है, नॉन मिलिट्री एजेंडा है, बड़ी अच्छी बात है, हम वेलकम करते हैं, लेकिन ये नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ चाइना। चाइना आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। जो ट्रंप है, ट्रंप का अमेरिका जो अगले 3 साल, वो आपका एक टेम्पररी ट्रांजैक्शनल टैक्टिकल पार्टनर है। चाइना आपका कई दिहाइयों से है और आइंदा भी रहेगा। चाइना तो नेक्स्ट डोर है ना आपका, exactly. वो तो साथ बैठा हुआ था। तो अमेरिका आज है, 20 साल वो अफगानिस्तान रहे, फिर भागे। लेकिन क्या ये भी कहा जा रहा है कि ये आर्जी है, यानी
ट्रम्प साहब का मूड किसी भी वक्त बदल सकता है, मूड ये इन्हीं पॉलिसीज के ऊपर ही बदल सकता है। मैं ट्रम्प साहब का मूड 2-3 साल कायम रहेगा पाकिस्तान के हवाले से। तो पाकिस्तान भी इसको उसी तरह से एक ट्रांजिट के तौर पर देख रहा है कि बिल्कुल ठीक है, 3 साल बड़े होते हैं, 3 साल में आप काफी काम कर सकते हैं। आपको एक प्रोटेक्शन मिल गई है फ्रॉम इंडिया के, जो उनका दुमछला बना था, एक पिट्ठू बना हुआ था, वो तो इंडिया फारग हुआ है फिलहाल। और फिर इंडो इजराइल एक्सेस बना हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ भी, उसको भी डिफेंस मिल गया आपका। तो आपकी तो अच्छा एक ओवरऑल एक डिप्लोमेटिक एयर कवर मिल गया आपको। और ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मेरे ख्याल है एक तवील अरसे के बाद, मेरे ख्याल में इतने अच्छे मेरे इस्लामी इंकलाब के बाद नहीं हुए जितने इस वक्त अच्छे हैं। इतमाद का रिश्ता है। मेरी पिछले दिनों ईरानी सफीर से भी बात हुई थी, वो भी कहते हैं बड़े खुश आइंद हैं। ईरान के इंटेलिजेंस के लोग बैठे हैं तुर्बत में, हमारे इंटेलिजेंस के लोग बैठे हैं ज़ायदान में, और बॉर्डर मैनेजमेंट में भी आर्मी का भी और इंटेलिजेंस का भी बहुत अच्छा राब्ता है बॉर्डर मैनेजमेंट। और ये भी मतलब तारीखी है, ऑफ कोर्स, इससे पहले कभी बहुत अच्छा है, और ये दोनों के मफाद में है, ईरान के मफाद में भी है। समझते 10 मई के बाद ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि ये कहना कि मतलब यहाँ चाबहार की पोर्ट बंद हो गई इंडिया के लिए और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब ईरान का नाम सुनना कोई पसंद नहीं करता, कोई ट्रेड नहीं हो रही, मगर पाकिस्तान उनके साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है, $10 बिलियन तक जा रहा है। तो पाकिस्तान ने तो सपोर्ट किया उनकी सारी चीज़। देखिए ईरान हमारा नेचुरल एलाय है, दोस्त है आपका। आपको 65-70 वॉर में स्ट्रेटेजिक डेप्थ दी थी ईरान ने, वो तो फिर बाद में आ गया, इंकलाब के बाद लोग साजिशें की। एक जो टर्निंग पॉइंट हुआ है, ईरान सऊदी अरेबिया की जो सुलह करवाई है चाइना ने 2023 में, उससे माहौल बहुत बेहतर हुआ है। मुझे ईरानी सफीर मिले थे पिछले दिनों, वो कह रहे थे 2 ममालिक ने हमारा साथ दिया जंग में, एक पाकिस्तान और एक सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया उन्होंने कहा मुझे, मैं इसलिए ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। तो आप देखें कि सऊदी अरेबिया का बड़ा मुस्बत किरदार है, यानी उनके साथ उनके ताल्लुकात इस नहज पे हैं कि जी बिल्कुल। तो ये एक नई डेवलपमेंट जो आप कहती हैं ना, पैराडाइम शिफ्ट, ये पैराडाइम शिफ्ट भी है इन द मुस्लिम कंट्रीज। वरना तो प्रॉक्सी जंग चल रही थी ईरान की और सऊदी अरेबिया की, सो दैट हैज चेंज्ड आल्सो। तो वो हमारे लिए बड़ा अच्छा है। अब कोई थोड़ी सी अंदरूनी महाज पे भी बात करते हैं। यू आर द बॉस। चैलेंज तो सबसे बड़ा जो आपको पता है वो तो पॉलिटिकल चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, अंदरूनी इस्तेहकाम। 3 चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक भी एंड टेररिज्म। ये 3 बड़े चैलेंजेस हैं जो अभी तक हम काबू नहीं डाल सके। और पॉलिटिक्स में भी जो पोलराइजेशन है, जो तकसीम दर तकसीम है, इसलिए मैं कहता हूँ इसको दस्ते शफा की ज़रूरत है, हीलिंग टच की, इसी तरीके से हो। क्योंकि अगर वो लोगों को इकट्ठा करना है, क्योंकि लोग इकट्ठे हुए हैं 6 मई को, 10 मई को एक नई प्राइड आई है, नया हुआ है। और जो सर्वे में देख रहा था, गैलप का सर्वे आया है कि पूछा कि कौन से मुल्क हैं जिसमें लोग कहते हैं कि हम अपने मुल्क की खातिर लड़ने को तैयार हैं, जाने देने को तैयार हैं। सफ़ा अव्वल में पाकिस्तान, ऑलमोस्ट 90%। बिल्कुल। तो ये जो यकजहती है, इसको हम ट्रांसलेट करें इनटू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड काउंटर टेररिज्म। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, मुमकिन है ऐसा? और अगर करना है तो किस तरह करना है? अगर आप क्योंकि इतनी हिम्मत है कि आपने न्यूक्लियर बम बना लिया, इतनी हिम्मत है आपकी कि हिंदुस्तान का आपने मुकाबला कर लिया, तो इसमें भी जो वक्त आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, पॉलिटिकल विल। और एक और चीज़ है, जब नेल्सन मंडेला साहब आए थे, मैं वज़ीर इत्तलात था, मैं उनका वज़ीर मेहमानदारी था। मैंने पूछा उनसे कि सर व्हाट इज़ द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर? उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया, जेनरोसिटी, दिल बड़ा करो, सब साथ लेके चलो, सबको माफ़ करो, आगे बढ़ो, पीछे की तरफ ना देखो। लेकिन माफ़ करने को तो पीटीआई के मामले में ना कोई भी तैयार नज़र नहीं आता। खुद खान साहब भी अपनी एक पोजीशन लेके खड़े हैं। हमने माफ़ी दी माजी में टीटीपी के लोगों को, जिन्होंने बच्चे मारे थे आपके, उनको भी माफ़ी दी, उनको लाया गया, उनसे बात भी की गई। बलूचिस्तान के लोगों ने जिन हथियार उठाए थे उनको भी हुआ, तो क्यों नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है बातचीत। लेकिन उसके बाद फिर वो इस्लामिक स्पिरिट तो यही है जी, फिर उसके बाद दोबारा वो उसी तरफ लौट गए थे जिनको हमने माफ़ी दी। ये भी तो एक दफ़ा तौबा की गुंजाइश तो होती है। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मुशाहिद साहब से, एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको लगता है कि PMLN और पीपल्स पार्टी की अभी जो एक ये नूरा कुश्ती आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे मुझे याद, तो ये कि नूरा कुश्ती है या ये? देखिए जी, 3 बड़ी फोर्सेस हैं पाकिस्तान में। एक है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, भुट्टो साहब ने कहा था 1970 में 3 फोर्सेस हैं, अवामी लीग, पीपल्स पार्टी और फौज डायरेक्टली। तो मैं कहूँगा 3 फोर्सेस अब भी हैं 50 साल के बाद भी, इस्टेब्लिशमेंट, PTI और बाकी। और बाकी
बाकी में सब आते हैं। सही बात है। तो जो ये बेसिक है आपका, तो ये कोई ऐसा अजूबा नहीं हो सकता कि मिल बैठना रहे। और सब यही कहते हैं कि सब ने तस्लीम कर लिया है कि इस्लामाबाद का रास्ता बजरिया रावलपिंडी है, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ हो या हिज़्ब इख्तिदार हो। और पीपल्स पार्टी और PMLN तो दोनों की मैरिज ऑफ कन्वीनियंस ही ये है ना कि मतलब उसमें सिर्फ इख्तिलाफ ये है कि क्या मेरा बेटा बनेगा प्राइम मिनिस्टर या मेरी बेटी। तो वो बेसिक इख्तिलाफ तो ये है ना आइंदा की। और ये इख्तिलाफ इसी तरह से रहेगा? आपको लगता है कि ये सिस्टम इस तरह से चल सकता है? इस तरह तो नहीं चल सकता, ये एक गैर फितरी है। और देखें ना इसको दुनिया में क्या तब्दीली, नेपाल में क्या हुआ है, श्रीलंका में क्या हुआ है, आपके मुजफ्फराबाद में क्या हुआ है, मलेशिया वो इंडोनेशिया में क्या हुआ है। इसको जो जनरेशन Z जिसे कहते हैं आप, नौजवान लोग हैं, आपके पास वो हथियार है वो सेल फोन का, पीपल आर नाउ शऊर आया गया, दे वांट अ बेटर लाइफ, मोर ओपन लाइफ, एंड अपने खुशहाली भी चाहते हैं। और जब आप पॉलिटिकल पार्टीज को माइनस करने की कोशिश करते हैं तो फिर यही चीजें होती हैं, कमेटियां बनती हैं, फिर काउंसिलें बनती हैं, फिर वो अब कश्मीर में तो एक अवामी एक्शन कमेटी थी जिसमें किसी सियासी जमात का ताल्लुक है, लीडरलेस। आई मीन ये ज्यादा खतरनाक ये देखें ना, ये देखें नेपाल में क्या हुआ, जनरेशन Z लीडरलेस, बांग्लादेश में क्या हुआ, स्टूडेंट रेवोल्यूशन लीडरलेस। ये नया पैटर्न इमर्ज कर रहे हैं। लोग जो नौजवान खासतौर पर खवातीन और यंग लड़के दे उठ रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी को पंजाब से माइनस किया गया, फिर आप देखिए नतीजा क्या है, आज़ाद कश्मीर से पॉलिटिकल पार्टी एक नेचुरल प्रोसेस चलने दें तो होता है। ज़ियाउल्लाह के ज़माने में 11 साल भुट्टो साहब की फ़ोटो नहीं आ सकती थी, बेनज़ीर की फ़ोटो नहीं छपती थी, क्या हुआ? नेक्स्ट डे व्हेन ही लेफ्ट वो वापस आ गए, इमीडिएटली पीपल्स पार्टी तो आगे। तो फिर ये लेट्स लर्न फ्रॉम आवर हिस्ट्री। बिल्कुल। लेकिन मुशाहिद साहब जैसे आप तो जाहिर है कि इतना आपका माशाल्लाह तजुर्बा भी है और इल्म भी है, आपको लगता है कि एक और नया मुआहिदा, एक नए मिसाक की जरूरत है, ग्रैंड नेशनल रिकन्सिलिएशन की जरूरत है? देखिए जी, बड़ा एक अजीम कॉल है। हजरत अली से पूछा किसी ने कि जैसे मैं अंग्रेजी में कह रहा हूँ कि व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, जेनरोसिटी और जस्टिस, इंसाफ होना चाहिए या जेनरोसिटी? बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये उसी से इंसाफ का रास्ता खुलता है। जी बिल्कुल, वरना फिर कहेंगे नहीं तुमने मेरे से ये किया, मैंने तुमने ये करना है, फिर वो तुर्की बतुर्की चलता रहता है, टिट फॉर टैट, वो ना खत्म होने वाला फिर काम है। लेकिन क्या इसके लिए इमरान खान साहब भी तैयार होंगे? क्योंकि वो कहते हैं कि हमने तो इन सियासी लोगों से बात ही नहीं करनी, हमने तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात। इमरान खान साहब के भी नादान दोस्त हैं, वो उनकी रिहाई होने वाली थी नवंबर में, जब ट्रंप का इलेक्शन हुआ 5 को, 10 से तो उनको मुज़ाकरात शुरू कर दिए थे एस्टेब्लिशमेंट ने। और मैं बता देना चाहता हूँ आपके लिए फॉर योर इन्फॉर्मेशन, 22 नवंबर को वो रिलीज हो रहे थे, लेकिन नादान दोस्तों ने कहा नहीं हम 10 लाख लोगों को लेके आएंगे। तो 26 नवंबर को जो हुआ आपके सामने हुआ, तो उनके भी नादान दोस्त हैं, उन्होंने भी हिमालयन ब्लंडर्स किए हैं उनकी वजह से, सबसे इस्तीफे दिलवाए, गवर्नमेंट ने छोड़ी, वरना अगर वो रहते तो पंजाब की गवर्नमेंट, KP की गवर्नमेंट, 150 लोग 2 हफ्ते नहीं चलनी थी PDM की गवर्नमेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, एग्जैक्टली होते। तो इवन 6 मई को जो मुज़ाकरात ये सारा जो है ना, वन शुड लर्न फ्रॉम मेखल, सबने सबक सीख लिया, सब थक गए हैं, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो या सियासी तौर पर। इतना हुआ है ना, जब हैवी वेट बॉक्सिंग होती, मैं बड़ा फैन हूँ मोहम्मद अली का, वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर थक जाते हैं। तो 10-12 राउंड तो हो चुके हैं अब, तो अब मेखल सेटल डाउन होंगे, आपको लगता है? क्योंकि मुल्क सेटल डाउन हो रहा है सियासी हवाले से, जियोपॉलिटिकल हवाले से, तो इसलिए वो सेटलिंग डाउन मुकम्मल नहीं होगी जब तक अंदरूनी सेटलिंग डाउन नहीं होगी। और उसके लिए दिल बड़ा करना पड़ेगा सबको। और इसलिए आपकी मईशत भी बेहतर हो जाएगी, लोग जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रही है, और ये टेररिज्म का इशू भी हम सॉल्व कर लेंगे। और इसके लिए ज़ाहिर है ग्रैंड डायलॉग, आप तो पहले से कहते हैं मिसाक की, और उसमें बहुत सारे लोग हम कहते हैं हम मोदी से बात करेंगे, हम TTP से बात करेंगे, तो अपने लोगों से बात करने को, वो चाहे बशमूल कैदी नंबर 804 में क्या निकाह टूटता है किसी का? बात है। और क्या पार्लियामेंट को इसका बेस बनना चाहिए? पार्लियामेंट के अंदर ये बातचीत होनी चाहिए या बाहर? 5-10 लोग ले लें, समझदार लोग जो लेवल हेडेड हैं, चाहे खाकी में हो या मुफ्ती में हो, फर्क नहीं पड़ता, वो बैठ जाए, सब पाकिस्तानी है ना, मैं उसमें तफरीक नहीं करता। तो मुझे सब इसके लिए एक आर्जी हुकूमत की बात शायद खाकान अब्बासी भी करते हैं, महमूद अचकज़ई भी करते हैं कि एक 2 साल का एक पीरियड हो जिसमें कूलिंग ऑफ पीरियड हमें जरूरत है। वी नीड अ कूलिंग ऑफ पीरियड, क्योंकि इतनी चपकलिश, कशमकश, तजाद, तसादुम चल रहा है कि तकरार के वो जरा इस वक्त बहुत ज्यादा है। तो कूलिंग ऑफ पीरियड क्लियर कर लें आप, 2 साल 3 साल क्या हो जाएगा। तो अब अचकज़ई साहब चूंकि बन रहे हैं, अब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन, उनका नाम चला गया है, अच्छी बात है वो, और वो राजा नासिर अब्बास साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन, बड़ी अच्छी बात है, दोनों बड़े अच्छे दबंग लोग हैं, ये लोग भी रिश्ता बना सकते हैं। लेकिन लीडरशिप में आपको कौन लगता है, जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब,
इनके बगैर तो बात आगे नहीं बढ़ सकती अगर देखा जाए तो, कि एक रास्ता बनाए। नहीं, उनके गॉडफादर्स भी हैं, तो वो कर वही बना सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा ना कि 3 फोर्सेस हैं, एस्टेब्लिशमेंट, पीटीआई और बाकी। सर मेरा ख्याल है आप कह रहे हैं कि 3 ही फोर्सेस हैं, एस्टेब्लिशमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट। और वही रास्ता बना सकते हैं। तो वो रास्ता बना सकते, क्यों नहीं बना सकते? अगर रास्ता निकल सकता है हिंदुस्तान के खिलाफ, रास्ता निकल सकता है डिप्लोमेसी में, रास्ता निकल सकता है और इश्यूज में, तो रास्ता निकाले। वो डेंग शाओपिंग बड़ा अजीम लीडर था चीन का जी, वो कहता था कि इट डज नॉट मैटर वेदर कैट इज ब्लैक और व्हाइट एज लॉन्ग एज इट कैचेस माइस। बिल्ली का रंग चाहे काला हो या सफेद हो, अगर वो चूहे पकड़ रही है तो वो कामयाब। रिजल्ट्स होने चाहिए। तो आई एम लुकिंग एट रिजल्ट्स, कौन डिलीवर करता है। तो इसलिए ये खाकी मुफ्ती सिविल मिलिट्री की बात नहीं है, लेट्स हैव रिजल्ट्स जो मुल्क के लिए फायदा हो। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही लुत्फ आया आपसे बात करके सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग जी। सर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है। मेरा ख्याल है कि जो सम अप किया है वो मुशाहिद साहब ने किया है और इतना ही काफ़ी है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।